Hello students, welcome to Prep IAS. मेरा नाम है मयूरी भागवानी एंड टुडे वी विल बी डिस्कसिंग द करंट अफेयर्स ऑफ 4th जुलाई। तो शुरू करते हैं, पहले टॉपिक्स देखते हैं। GS1 में ज्योग्राफी से मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट। तो ये डैम प्रोजेक्ट के ऊपर कई सालों से कंट्रोवर्सी चल रही है। तो ये पूरा प्रोजेक्ट क्या है, हमने लास्ट लेक्चर में इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट के बारे में समझा था, तो उससे लिंक करके इस टॉपिक को समझेंगे। देन GS2 में पॉलिटी में से न्यू उत्तराखंड सीएम। तो उत्तराखंड के जो सीएम थे उन्होंने रिजाइन किया है और अब एक नए सीएम को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। तो पूरा इशू क्या है देखेंगे इसको, और क्या इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड इसको देखेंगे। जुडिशियल डिले से रिलेटेड एक टॉपिक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में यूएस एग्जिट फ्रॉम अफगानिस्तान। तो इसके ऊपर एक एक्सप्लेनर आर्टिकल आया है द हिंदू में, तो उसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से यूएस अफगानिस्तान से जो एग्जिट कर रहा है इसके क्या रेपरकशंस हो सकते हैं, इसके बारे में समझेंगे। GS3 में डिजास्टर मैनेजमेंट में से गल्फ ऑफ मैक्सिको फायर। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक फायर लग गई है जिसे आई ऑफ फायर कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है इसको देखेंगे। साइंस एंड टेक में मलेरिया। तो चाइना ने ये अनाउंस किया है कि अब वहाँ पे 0 केसेस हैं मलेरिया के। तो इसको देखेंगे कि मलेरिया से रिलेटेड जितने भी इश्यूज हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं। एंड देन ग्रेविटेशनल वेव्स के बारे में पढ़ेंगे। GS4 में आज कुछ भी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो टुडेज पिंच ऑफ पॉजिटिविटी, you will never change your life until you change something you do daily. The secret of your success is found in your daily routine. तो जैसा कि क्लियर है, आप अपनी लाइफ में किसी चीज़ को तब तक नहीं बदल सकते जब तक आप अपने डेली रूटीन को नहीं बदलते। तो यू नीड टू टेक बेबी स्टेप्स। छोटे छोटे स्टेप्स लेकर ही आप अपने डेली रूटीन को चेंज करके ही अपने गोल तक पहुंच सकते हैं, बेसिकली ये कहा गया है। तो चलो शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला आर्टिकल है हमारा अबाउट मेकेदातु रिवर प्रोजेक्ट। तो देखो ये डैम प्रोजेक्ट है और ये कौन सी रिवर के ऊपर है, ये है रिवर कावेरी के ऊपर। ठीक है, पहले इसकी लोकेशन देख लेते हैं। देखो ये है कर्नाटका, ये है तमिलनाडु, और इन दोनों के बीच में कर्नाटका वाली टेरिटरी में ये एग्जिस्ट करता है ये रिवर प्रोजेक्ट। ठीक है, ये डैम प्रोजेक्ट। तो मेकेदातु रिवर प्रोजेक्ट या डैम प्रोजेक्ट ये है रिवर कावेरी के ऊपर। ठीक है, और ये कर्नाटका के टेरिटरी में है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, रामनगरम डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, अब इसने कर्नाटका ने ये बोला कि हम ये जो डैम प्रोजेक्ट है ये क्यों बना रहे हैं। तो ये इन्होंने ये एम दिया, अपना ये ऑब्जेक्टिव दिया कि हमारे यहाँ पे बेंगलुरु जो सिटी है वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वाटर क्राइसिस हो रहा है। पहली चीज़, वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर को अवेलेबल कराने के लिए हम ये डैम प्रोजेक्ट बना रहे हैं। दूसरी चीज़, हम यहाँ पे पावर जनरेट करना चाह रहे हैं। ठीक है, अबाउट 400 मेगावाट की पावर जनरेशन के लिए इन्होंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ऐसा ये कह रहे हैं। ठीक है, तो ये सारा चीज़ जो हो रही है ये कर्नाटक में हो रही है, लेकिन तमिलनाडु को इससे दिक्कत है। तमिलनाडु ने ये कहा है कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, आप मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट नहीं बना सकते। ये जो कंस्ट्रक्शन आप कर रहे हैं ये इलीगल है, और सुप्रीम कोर्ट और जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल जो है इसके अगेंस्ट जा रहे हो आप, इनके जजमेंट्स के अगेंस्ट जा रहे हो, ऐसा कहा है तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु को क्या दिक्कत है भाई यहाँ पे। तो देखो तमिलनाडु क्या है, तमिलनाडु एक लोअर रिपेरियन स्टेट है। अपर रिपेरियन और लोअर रिपेरियन स्टेट का आपको समझ आना चाहिए। अपर रिपेरियन वो होता है, सपोज कि ये कोई रिवर है। ठीक है, तो ये रिवर का यहाँ से ओरिजिन है और यहाँ पे जाके रिवर का माउथ है सपोज। ठीक है, तो जहाँ से ओरिजिन है और जहाँ जहाँ से ओरिजिन होते हुए ये निकल रही है, जो भी स्टेट्स पहले आएंगे उन्हें कहेंगे अपर रिपेरियन स्टेट। ठीक है, क्योंकि कंट्रोल उनके हाथ में है रिवर फ्लो का। और इसे कहेंगे लोअर रिपेरियन स्टेट तमिलनाडु को, क्योंकि यहाँ पे अगर ये डैम बनाती भी है तो दूसरे स्टेट्स में ये जाने से नहीं रोक सकती रिवर को। लेकिन अगर कर्नाटक में ये डैम बन जाता है तो दूसरे स्टेट्स में रिवर फ्लो जो है वो उसके ऊपर इम्पैक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है कि अपर रिपेरियन स्टेट कौन हो गया, कर्नाटका, और लोअर रिपेरियन स्टेट हो गया तमिलनाडु। तो यहाँ पे तमिलनाडु ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और जो कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है उन्होंने ये जजमेंट दिया था 2018 में कि जो भी अपर रिपेरियन स्टेट है जैसे कर्नाटका, वो अगर उसको कोई भी कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट करना है, डैम प्रोजेक्ट बनाना है रिवर कावेरी के ऊपर, तो उसे लोअर रिपेरियन स्टेट यानी कि तमिलनाडु से पहले कंसेंट लेना पड़ेगा, काइंड ऑफ परमिशन लेनी पड़ेगी, सो दैट तमिलनाडु के इंटरेस्ट यहाँ पे इम्पैक्ट ना हो।
तो ये पूरा इशू है कि तमिलनाडु ने कहा कि कर्नाटका ये गलत कर रहा है मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट बना के, और इसका कंस्ट्रक्शन जो है वो इलीगल है। क्यों? क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन से जो तमिलनाडु के लोग हैं उनकी लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। जो तमिलनाडु के फार्मर्स हैं उनको प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाएगा इरीगेशन के लिए, और उनके फार्मिंग जो नीड्स हैं वो इम्पैक्ट होंगी। तमिलनाडु ने ये भी एक इल्ज़ाम लगाया कर्नाटका के ऊपर कि कर्नाटका कह रहा है हम यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर नीड्स को यहाँ पे फुलफिल करने के लिए ये डैम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, लेकिन तमिलनाडु ये कह रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है। ये इरिगेशन फैसिलिटीज़ को अपने यहाँ बढ़ाने के लिए हमारे यहाँ के जो फार्मर्स हैं उनके इंटरेस्ट के ऊपर कर्ब लगा रहे हैं, उनके इंटरेस्ट को यहाँ पे ये हार्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पूरा इशू था। अब यहाँ पे न्यूज़ में ये इसीलिए है क्योंकि जो कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर को कहा है कि प्लीज़ आप हमारे मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट के ऊपर जो भी आपका अपोजिशन है वो हटा दीजिए। ठीक है, तो अब देखो जिस तरह से मेकेदातु एक डैम प्रोजेक्ट है रिवर कावेरी के ऊपर, इस तरह से कई और सारे डैम प्रोजेक्ट भी हैं जैसे मेत्तुर। ठीक है, ये मेत्तुर जो है ये तमिलनाडु में डैम प्रोजेक्ट है। अब कावेरी रिवर के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो कावेरी रिवर जो है ये ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है। ठीक है, वेस्टर्न घाट्स के, तो वेस्टर्न घाट्स की ब्रह्मगिरी हिल्स से निकलती है और इसका माउथ जो है वो ईस्टर्न घाट्स की तरफ बनता है। ठीक है, तो यहाँ से निकलती है और यहाँ जाती है, ये वेस्टर्न घाट है, और यहाँ ईस्टर्न घाट से होती हुई फिर ये बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ओके, और ये जो रिवर बेसिन है इनका वो 3 स्टेट्स और एक यूनियन टेरिटरी को कवर करता है। 3 स्टेट्स कौन कौन से हैं? कर्नाटका, ठीक है, केरला और तमिलनाडु, और यूनियन टेरिटरी कौन सी है? पुडुचेरी। पुडुचेरी में ही इसका माउथ बनता है। ओके, की ट्रिब्यूटरीज, देखो ट्रिब्यूटरीज याद होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हेमवती, लक्ष्मण तीर्था, कबानी, अमरावती, नोयल, अर्कावती, शिमसा, हरंगी और भवानी, तो ये सारी जो हैं इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और जो ये मेकेदातु रिवर प्रोजेक्ट है, ये जो मेकेदातु है बेसिकली एक डीप गॉर्ज है। किस किस के बीच में? एक कावेरी और एक अर्कावती, इन दोनों के बीच में। ठीक है, यहाँ पे एक होगेनकल फॉल्स भी देखने को मिलते हैं। ये जो रिवर है ना ये इनिशियली बहुत सारे गॉर्जेस बनाती हुई जाती है, वाइल्ड गॉर्जेस, और होगेनकल फॉल्स जो तमिलनाडु में है इसके बाद से ये थोड़ी सी स्टेबल होती है। ठीक है, तो आपने पढ़ा भी होगा जो यंग एंड मेच्योर स्टेज होती है रिवर की, उसमें बहुत सारे फॉल्स बनते हैं, गॉर्जेस बनते हैं। आगे जाके जब वो मेच्योर हो जाती है, यंग एज में इसके बहुत सारे गॉर्जेस देखने को मिलते हैं, वाटरफॉल्स देखने को मिलती है। जैसे जैसे वो मेच्योर होती जाती है वैसे वैसे वो स्टेबल होती जाती है कोई भी रिवर। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और, कावेरी को तमिलनाडु में पोन्नी कहते हैं। ठीक है, और ये सदर्न इंडिया की 4th लार्जेस्ट रिवर है। ठीक है, रिलीजियस बेसिस पे भी इसकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मानी जाती है इंडिया में। डैम्स की बात करें तो मेत्तुर डैम तमिलनाडु में है, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। ठीक है, अच्छा आपको मुझे एक चीज़ बतानी है, लास्ट लेक्चर में यानी कि 2 जुलाई वाले लेक्चर में हमने तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के बीच में इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट के बारे में पढ़ा था। तो मैंने आपको उससे रिलेटेड आर्टिकल्स वहाँ पे बताए थे और उस आर्टिकल का क्या प्रोविजन है ये भी बताया था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि वो कौन सा आर्टिकल है जो कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे, जो पूरे भारतीय लेवल पे, ऑल इंडिया लेवल पे जो इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट है उनसे डील करता है, और उसके क्या मेजर प्रोविजन थे जो हमने उस लेक्चर में स्टडी किए थे। ठीक है, तो आपका रिविजन भी हो जाएगा यहाँ पे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन है, मार्क द करेक्ट स्टेटमेंट। 63% of the forest area of Kaveri Wildlife Sanctuary will be submerged in मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट। तो देखो ये स्टेटमेंट सही है, इसके बारे में मैंने आपको नहीं बताया। मेकेदातु डैम प्रोजेक्ट जो है इसको क्लियरेंस इजीली नहीं मिल रहा था मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट से। ठीक है, और इसका मेजर रीज़न यही था कि 63% जो है कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का वो सबमर्ज हो जाता अगर ये डैम क्रिएट हो जाता, बन जाता, तो कंस्ट्रक्ट हो जाता तो। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। मेकेदातु इज अ डीप गॉर्ज situated at the confluence of river कावेरी एंड ट्रिब्यूटरी हेमवती। तो दोनों जो रिवर्स हैं कावेरी और इसकी ट्रिब्यूटरी हेमवती के बीच में ये डीप गॉर्ज आता है, ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, कावेरी और अर्कावती के बीच में आता है ये जो डीप गॉर्ज है। ठीक है, तो ये याद रखना। तो ओनली 1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन, ओनली 2 नहीं है। ठीक है, वो सेकंड स्टेटमेंट गलत है, ओनली 1 वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है, ये है अबाउट सीएम ऑफ उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड में क्या पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे जो इससे पहले सीएम थे वो थे तीरथ सिंह। ठीक है, और तीरथ सिंह रावत जो थे इनका अच्छा खासा टेन्योर चल रहा था। मार्च से लेके मार्च में इन्होंने अपना यहाँ पे ओथ ली थी और मार्च में ये अपॉइंट किए गए थे एज अ सीएम। अब जाके इन्होंने रिज़ाइन किया है। ठीक है, और इसके बाद पुष्कर धामी
इन्हें नया सीएम बनाया गया है। तो अब ऐसा क्यों हुआ? ठीक है, क्या लेजिस्लेटिव असेंबली का टेन्योर खत्म हो गया? नहीं। क्या इनका जो है नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। फिर इन्होंने क्यों रिजाइन किया? तो देखो, इनका रिजाइन करने का जो रीजन था वो था आर्टिकल नंबर 164 एंड सेक्शन 151 ऑफ आरपीए एक्ट। ठीक है, तो अभी क्या है, देखो इसमें क्या हुआ कि तीरथ सिंह रावत जी जो कि सीएम थे उत्तराखंड के, इन्हें अपॉइंट किया गया था सीएम, लेकिन ये कोई इलेक्शन जीत के नहीं आए थे। तो फिर आपका क्वेश्चन होगा कि क्या कोई सीएम बिना इलेक्शन किए सीएम बन सकता है? क्या कोई पर्सन बिना इलेक्शन लड़े सीएम बन सकता है? बिना इलेक्शन जीते सीएम या मिनिस्टर बन सकता है? तो इसका आंसर है यस। कोई भी पर्सन जो इलेक्शन नहीं जीता है, जो पर्सन मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, क्या वो सीएम या मिनिस्टर बन सकता है? तो इसका आंसर है यस। और ऐसा वो बन सकता है 6 महीने के लिए। ठीक है, फॉर 6 मंथ ऐसा किया जा सकता है, लेकिन 6 मंथ के बाद वो ऐसा नहीं कर सकता जब तक वो इलेक्शन जीत के ना आए। तो अगर 6 महीने में जो पर्सन है जिसे मिनिस्टर या सीएम बनाया गया है, बिना मिनिस्टर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हुए, वो अगर 6 महीने के अंदर अंदर इलेक्शन जीत के आता है तो फिर तो उसका ये टेन्योर कंटिन्यू होगा। लेकिन अगर नहीं जीतता है तो 6 महीने के बाद उसका टेन्योर खत्म हो जाएगा, उसे रिजाइन करना पड़ेगा या फिर उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, तो इसका प्रोविजन कहाँ है? इसका प्रोविजन है हमारे आर्टिकल नंबर 164 में। अब देखो आर्टिकल 164 क्या क्या कहता है। आर्टिकल 164(1) ये बोलता है कि चीफ मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। तो चीफ मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट होगा गवर्नर के थ्रू। प्राइम मिनिस्टर का किसके थ्रू होता है? प्रेसिडेंट के थ्रू। 164(2) कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल रहेंगे लेजिस्लेटिव असेंबली के। तो ये कहता है 164(2), ठीक है, कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो रहेंगे वो लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। फिर 164(3) कहता है कि जो गवर्नर है वही एडमिनिस्टर कराएंगे मिनिस्टर्स की ओथ को। 164(4) ये हमारे काम का आर्टिकल है आज के आर्टिकल के हिसाब से। 164(4) ये कहता है कि कोई भी मिनिस्टर जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी है, जो कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है, वो मिनिस्टर बन सकता है, पर उसका जो टेन्योर है वो 6 मंथ्स में खत्म हो जाएगा। यानी कि कोई भी पर्सन अगर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं है वो फिर भी मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन 6 महीने तक ही बन सकता है। 6 महीने के बाद भी अगर उसे मिनिस्टर रहना है तो उसे इलेक्शन जीत के आना पड़ेगा। अब यहाँ पे तीरथ सिंह रावत जी इलेक्शन नहीं, इन्होंने इलेक्शन बायपोल लड़े ही नहीं और इन्होंने पहले रिजाइन कर दिया। अब ऐसा क्यों? यहाँ पे इलेक्शंस क्यों नहीं हुए? तो देखो इसका जो एक्सेप्शन है वो दिया गया है सेक्शन 151A में। अब इसमें क्या कहा गया है? सेक्शन 151A में ये कहा गया है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ये मैंडेटेड है कि अगर कोई भी वैकेंसी क्रिएट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में तो उस केस में 6 महीने के अंदर अंदर इन्हें वहाँ पे इलेक्शंस कराने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये कहा गया है 151A में। लेकिन इन्होंने कहा है एक एक्सेप्शन है। ये एक्सेप्शन तब है कि अगर उस लेजिस्लेटिव असेंबली के पास 1 साल से कम का टेन्योर बचा है। ठीक है, तो उस केस में 1 साल से अगर कम का टेन्योर यहाँ पे बचा है तो उस केस में इलेक्शन कमीशन का डिस्क्रिशन है कि उन्हें इलेक्शन कराना है या नहीं कराना है, या फिर ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ मैंडेटेड नहीं है कि वो इलेक्शन कराएं। तो देखो यहाँ पे सेम चीज़ हुई है। यहाँ पे जो उत्तराखंड की असेंबली है 2022 मार्च में इनका टेन्योर खत्म होना है। अब यहाँ पे 1 साल से कम टेन्योर बचा है, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ने अभी तक ये कोई भी यहाँ पे बायपोल इलेक्शन नहीं करवाए हैं। और क्योंकि यहाँ पे इलेक्शन नहीं हुए हैं पर 6 महीने तो खत्म हो गए इन सीएम के, तो इसलिए यहाँ पे इस सीएम को यानी कि तीरथ सिंह रावत जी को यहाँ पे रिजाइन करना पड़ा और इनकी जगह नए सीएम आए हैं जो कि ऑलरेडी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं। आई होप आपको समझ आया कि क्या इशू है। तो यहाँ पे सेक्शन 151A रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, इसका सेक्शन 151A और आर्टिकल 164 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल जो है ये है रिगार्डिंग जुडिशियल डिले। अब देखो क्या है ये आर्टिकल जो है, इसमें हम यहाँ पे एक केस स्टडी ले रहे हैं। ठीक है, श्रीनगर मैन टुक अप स्टडीज टू स्टे सेन इन प्रिजन। तो देखो 11 साल के बाद एक पर्सन है, ये जम्मू कश्मीर के एक पर्सन है, ठीक है, इनके ऊपर UAPA जो एक एक्ट है हमारे यहाँ, ठीक है, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, इसके अंतर्गत इनके ऊपर चार्जेस लगे थे और इनके ऊपर ट्रायल चल रहा था। 11 साल तक इनके ऊपर ट्रायल चला और उसके बाद इनको एक्विट कर दिया गया, यानी कि निर्दोष पाया गया, बरी कर दिया गया। ठीक है, तो अब इन्होंने इनकी केस स्टडी दी गई है द हिंदू में कि इन्होंने सेन रहने के लिए, स्टेबल रहने के लिए प्रिजन में स्टडीज ली। ठीक है, ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन इन्होंने इन प्रिजन ही किया। तो अब यहाँ पे इशू आता है, क्या इतना ज़्यादा जुडिशियल डिले होना चाहिए
चाहिए हमारे सिस्टम में कि 11 साल तक किसी पर्सन को बिना किसी जुर्म के ट्रायल्स में रखा जाए, प्रिजन में रखा जाए, तो ये तो उसके ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो गया ना। तो देखो ये जो जुडिशियल डिले वाला टॉपिक है हमारे लिए मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसके कई सारे रिपरकशंस होते हैं। जुडिशियल डिले होने के कारण किसी भी इंसान के ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है, ठीक है, क्योंकि उसके ह्यूमन राइट्स यहाँ पे जा रहे हैं। कोई भी पर्सन बिना किसी रीजन से डिजर्व नहीं करता कि वो इन कंडीशन में रहे, प्रिजन के अंतर्गत रहे, इम्प्रिजनमेंट में रहे, ठीक है। दूसरी चीज यहाँ पे ये है कि आर्टिकल 21 जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, उसके अंतर्गत ये राइट भी आता है कि किसी भी पर्सन को बेवजह हम प्रिजन में ना रखें, इम्प्रिजनमेंट ना रखें, ठीक है। इतना बड़ा जुडिशियल डिले नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल 21 का भी पार्ट है, ठीक है। इसके अलावा एक ये भी इशू है कि इन अंडर ट्रायल्स के कारण जो प्रिजन्स हैं उनकी जो कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा ओवरफिल होती जा रही है, बहुत ज़्यादा सैचुरेट होते जा रहे हैं प्रिजन्स, उनके पास जगह ही नहीं है लोगों को रखने के लिए, इसलिए प्रिजन कंडीशंस और डिटोरिएट कर रही हैं। मेजॉरिटी जो लोग हैं वो अंडर ट्रायल्स ही हैं प्रिजन्स के अंतर्गत। तो इतने सारे रेपरकशंस हैं इसके, ठीक है। अब क्या रीजंस हैं इस डिले के, हमारे यहाँ पे इतना जुडिशियल डिले क्यों होता है? जुडिशियल डिले होता है इसका क्या सबूत है? तो मैं आपको एक फैक्ट बता दूं कि बिफोर 2020 के जो लॉकडाउन थे उससे पहले हमारे यहाँ पे लगभग 3.38 करोड़ इतने केसेस पेंडिंग थे हमारे जुडिशियल सिस्टम में। आफ्टर 2020 के लॉकडाउन यहाँ पे लगभग 4.4 करोड़ जो केसेस हैं वो पेंडिंग हैं जुडिशरी में, और 80% से ज़्यादा जो केसेस पेंडिंग है वो सब ऑर्डिनेट या लोअर जुडिशरी में पेंडिंग है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक फैक्ट कि जुडिशरी में डिले तो है, ठीक है। अब रीजंस क्या हैं इस डिले के? तो सबसे पहला रीजन है परसिस्टेंट वैकेंसीज। हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है इसमें वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अभी तक भी जो पूरी वैकेंसीज हैं वो नहीं भराई हैं। इसका एक आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 20 जजेस हैं पर मिलियन पॉपुलेशन पे, यानी कि 10 लाख लोगों पे सिर्फ 20 जजेस हैं, जबकि लॉ कमीशन रिकमेंड करती है कि कम से कम 50 जजेस होने चाहिए 10 लाख की पॉपुलेशन पे, ठीक है। तो वैकेंसीज बहुत ज़्यादा हैं। दूसरा जो सब ऑर्डिनेट जुडिशरी है उसकी स्टेट बहुत पुअर है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है इनके पास, ठीक है। प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वर्किंग कंडीशंस अच्छी नहीं है, पुअर वर्किंग कंडीशन है, ठीक है। तो इसलिए अट्रैक्टिव नहीं है यहाँ की जुडिशरी, ओके। और इसके बाद जो गवर्नमेंट है वही बिगेस्ट लिटिगेंट है। गवर्नमेंट के कारण ही लगभग 46% जो केसेस हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ लॉ का डाटा है, 46% केसेस जो हैं पूरे इंडियन जुडिशियल सिस्टम में वो गवर्नमेंट उसमें एक लिटिगेंट है, ठीक है। इसका कारण है जो टैक्स से रिलेटेड टैक्स डिस्प्यूट्स होते हैं। इसके बाद जो कंपनीज या इन्वेस्टर्स आते हैं उनको क्लियरेंस नहीं मिलती है, उनके प्रोजेक्ट पे स्टे लगा जाता है, तो उससे रिलेटेड जो केसेस आते हैं, लिटिगेशन आते हैं, वो सारे जो हैं ये मेजरली गवर्नमेंट उसमें एक पार्टी है। उसके बाद लेस बजटरी एलोकेशन, हमारे जो गवर्नमेंट है लगभग 0.08% GDP का अलोकेट करती है फॉर द जुडिशरी, विच इज़ वेरी लेस, ठीक है। तो हमारे यहाँ जो बजटरी एलोकेशन बहुत कम है, और बहुत सारी कोर्ट्स हैं जो अंडर फंडेड हैं, ठीक है। उनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। डिजिटल बात कर रहे हैं हम, वर्चुअल कोर्ट्स की बात कर रहे हैं आज के टाइम पे, कोविड के टाइम पे, तो उनके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, तो किस तरह से वो वर्चुअल कोर्ट्स लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद अननेसेसरी PILs, तो PILs एक जरिया बन गए हैं पब्लिसिटी पाने का। तो यहाँ पे PILs जो हैं बहुत ज़्यादा अननेसेसरी PILs यहाँ पे जमा हो रहे हैं, जिसके कारण जो लोड है कोर्ट्स पे वो बढ़ रहा है। उसके अलावा एक अपील्स भी वो है रीज़न कि अपील्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, जो लोअर कोर्ट्स हैं उससे सुप्रीम कोर्ट तक अपील्स बहुत ज़्यादा आ रही है, जिसके कारण बर्डन बढ़ता जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर। देन फ्रीक्वेंट एडजर्नमेंट्स, वैसे तो 3 एडजर्नमेंट्स का ही प्रोविजन है, ठीक है, कि 3 एडजर्नमेंट्स आप दे सकते हैं, लेकिन मोस्टली जो केसेस होते हैं उसमें 3 एडजर्नमेंट्स से तो बहुत ज़्यादा एडजर्नमेंट्स होते हैं, इसके कारण बहुत ज़्यादा खिंचा जाता है कोई भी केस। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है उसकी मिनिमम जो वर्किंग डेज हैं वो 225 होने चाहिए अकॉर्डिंग टू रूल्स, बट यहाँ पे एवरेज 188 डेज ही सुप्रीम कोर्ट लग रही है, एंड अब कोविड है तो उसमें तो और कम हो गया है। तो ये सारे रीजंस थे। अब इसके सॉल्यूशन क्या हो सकता है या वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है? देखो, पहला सॉल्यूशन, वैकेंसीज जो हैं उसको भरने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा जुडिशियल सर्विसेज को इंक्रीज करना चाहिए, स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना चाहिए। एक ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का भी कब से जो प्रपोजल है वो चला आ रहा है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज बनानी चाहिए, सो दैट हम कोऑर्डिनेट कर सकें, स्टेट्स और सेंटर कोऑर्डिनेट कर सकें और जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सके। देन दूसरी, सबऑर्डिनेट जुडिशरी की जो पुअर स्टेट है उसको कर्व करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, बजटरी एलोकेशन को हमें बढ़ाना चाहिए, ठीक है।
बजट अगर आप उनके पास एलोकेट करोगे तब तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, तब तो ज़्यादा अच्छे से वर्किंग हो पाएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट जो बिगेस्ट लिटिगेंट है उसको भी ध्यान रखना चाहिए कि वो ऑर्डर्स या पॉलिसीज जो बनाए वो ध्यान में रख के बनाए, और ऐसा नहीं कि हर जगह स्टे लगवाती रहे, ठीक है, क्योंकि इससे हमारी इकोनॉमी पे असर पड़ता है ना, हमारे यहाँ इन्वेस्टर्स अट्रैक्ट ही नहीं होंगे तो कैसे हमारा इकोनॉमी चलेगी। इसके बाद पीआईएल्स को पॉलिसी के बेसिस पे लेना चाहिए कि पॉलिसी जो है, टोटल इंडिया की जो पॉलिसी मेकिंग है उसके ऊपर अगर बड़ा क्वेश्चन क्रिएट हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर बड़ा क्रिएट हो रहा है क्वेश्चन, तो उस केस में पीआईएल्स को जल्दी लिया जाए, वरना पीआईएल्स को थोड़ा सा डिले कर सकते हैं उसकी इंपॉर्टेंस को देखते हुए, ठीक है। उसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट की वर्किंग डेज हैं उनको बढ़ाना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पे इसका सॉल्यूशन हो सकता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म। तो यहाँ अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म क्या है कि जो भी कमर्शियल लिटिगेशंस आती हैं सुप्रीम कोर्ट के पास, उसमें हम ये देखें अगर कि अगर इन्होंने पहले मीडिएशन की कोशिश की है, कंसाइलेशन की कोशिश की है और वो फेल हो गई है, ठीक है, ये लोक अदालत में गए हैं, अगर वहाँ पे भी इनका काम नहीं हो पाया तो फिर इन्हें बड़ी जो कोर्ट्स हैं वो लें, एंटरटेन करें, वरना फिर इनको पहले मीडिएशन या जो कंसाइलेशन है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म के अंतर्गत उसमें भेजा जाना चाहिए। तो ये सारे इसके सॉल्यूशंस हो सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे बात यह है कि हमें जुडिशियल डिले को कम करने की जरूरत है, बिकॉज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ठीक है, ये कोड हमेशा याद रखना है हमको। तो चलो ये वाला इशू हमने देख लिया, आगे बात करते हैं नेक्स्ट इशू की, व्हाट लाइज अहेड ऑफ अफगानिस्तान आफ्टर यूएस एग्जिट। तो देखो यूएस ने ये डिसीजन लिया है कि हम 9/11 को हमारे यहाँ अटैक हुआ था, यानी कि 9 सितंबर को हमारे यहाँ पे 11 सितंबर को हमारे यहाँ अटैक हुआ था, अब हम 11 सितंबर को ही यहाँ से यूएस जो है अफगानिस्तान से अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेगी। अब ये पूरा इशू क्या है पहले इसको समझते हैं। तो देखो 9/11 को यूएस के ऊपर अटैक हुआ, ठीक है, और इस अटैक की जिम्मेदारी ली तालिबान ने। तालिबान अफगानिस्तान में बेस्ड था, ठीक है। अब यूएस ने बोला ऐसे तो नहीं चलेगा, तो यूएस ने अटैक किया तालिबान के ऊपर और अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया, यहाँ पे अपने ट्रूप्स भेजे, ठीक है। तो इन्होंने 20 साल हो गए इनको यहाँ पे अपने ट्रूप्स भेजे हुए, और इन्होंने अब ये डिसाइड किया है कि अब हम यहाँ पे अपने ट्रूप्स को विड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये अनविनेबल वॉर है, ठीक है, यहाँ पे हम वॉर को जीत ही नहीं सकते, बहुत ज़्यादा उलझी हुई स्थिति है यहाँ पे, तो हम यहाँ से वापस ले जा रहे हैं अपने ट्रूप्स को, ये कहा है यूएस में। और जो बाइडेन जो नए प्रेसिडेंट आए हैं वो इसको और ज़्यादा एक्सेलरेट करना चाहते हैं, वापस ट्रूप्स को बुलाने वाली जो प्रोसेस चल रही है वहाँ पे उसको एक्सेलरेट करना चाहते हैं। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि इसके इम्पैक्ट क्या हो सकते हैं। सबसे पहली चीज़ इन्होंने बताई है कि तालिबान की जो प्रेजेंस है, जैसे जैसे यूएस विड्रॉ कर रहा है यहाँ से, तालिबान की प्रेजेंस बढ़ती जा रही है। वैसे यूएस यहाँ पे आया था तालिबान को यहाँ से हटाने के लिए, और अब वो तालिबान से ही मीडिएट कर रहा है, तालिबान के साथ बातचीत में लगा हुआ है, और तालिबान की जो टेरिटरी है अफगानिस्तान में वो बढ़ती जा रही है। जब यूएस यहाँ पे आया था तो तब यहाँ पे 73 एरियाज थे, 73 प्रोविंसेस थे, डिस्ट्रिक्ट्स थे जो तालिबान के कंट्रोल में थे। आज की डेट में ये डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ये 168 हो गए हैं। ओके, तो सॉरी, जब ये आया नहीं था, जब 1 मई तक, ठीक है, 73 यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट थे जो तालिबान के अंतर्गत थे। जैसे जैसे यूएस विड्रॉ कर रहा है वैसे वैसे जो तालिबान के अंदर जो कंट्रोल है टेरिटरीज का वो बढ़ता जा रहा है, ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जब ये अटैक हुआ था तो जॉर्ज बुश ने ये कहा था कि हम यहाँ पे जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसका बदला लेंगे और तालिबान को यहाँ से जड़ से उखाड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे तालिबान को ख़त्म करने के लिए यहाँ पे यूएस की आर्मी आई और इन्होंने एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट बनाई, ठीक है, और वो गवर्नमेंट वहाँ पे अफगानिस्तान में रूल कर रही है तब से, लेकिन इनका झड़प होती रहती है बार बार तालिबान वालों से, ठीक है। अब यहाँ पे अलकायदा, तालिबान, इन सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को कर्ब करने के लिए यूएस यहाँ पे आया था, लेकिन बाद में ये देखा गया कि ये सारी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, टेररिस्ट हैं, वो पाकिस्तान में जाके बैठ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए पाकिस्तान एक सेफ हेवन हो गया है, और पाकिस्तान यहाँ डबल गेम खेल रहा था। वो भी कैसे, ये भी मैं आपको बताती हूँ। उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि जो यूएस यहाँ से ट्रूप्स अपने हटाने की बात कर रहा है वो कैसे कर रहा है। ओबामा रिजाइम जो चल रही थी तो उन्होंने भी यहाँ पे कोशिश की थी कि हम यहाँ से ट्रूप्स को लेके आए, यहाँ से ही शुरुआत हुई थी, ठीक है, ट्रूप्स को वापस विड्रॉ करने की जो बात हुई थी वो यहीं से शुरू हुई थी, ओबामा रिजाइम से। उसके बाद ट्रंप ने भी ये कोशिश की, ट्रंप एक एग्रीमेंट तक भी पहुंचे थे, ठीक है। इसके बाद अब जो है जो बाइडन ने ठान लिया है कि अब हम सितंबर 11 तक यहाँ पे ट्रूप्स को वापस लेके ही आएंगे, लेकिन अभी हम देखते हैं कि क्या क्या लॉसेस हुए हैं, ठीक है। तो 20 ईयर वॉर जो हुई है अफगानिस्तान में, इसके कारण लगभग 70,000 सिविलियंस की जान गई है, 70,000 सिविलियंस, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा है। और इसके अलावा $2 ट्रिलियन से ज़्यादा का यहाँ पे इकोनॉमिक लॉस हुआ है यूएस को,
ठीक है। और इसीलिए यूएस यहाँ पे हटाना चाह रहा है। और यहाँ पे ये भी देखा गया है कि जो कंट्री का लार्जर शेयर है टेरिटरी का, वो अभी भी तालिबान के पास है। ठीक है, तो अगर लॉस ऑफ लाइफ की बात करें तो लगभग 2.5 लाख जाने यहाँ पे गई हैं, जिसमें से मेजॉरिटी जो है वो सिविलियंस की है। लगभग 71,000 जो जाने हैं वो सिविलियंस की गई हैं। अफगान नेशनल मिलिट्री एंड पुलिस की जाने जो गई है वो 78,000 उनकी जाने गई है। और जो अपोजिशन फाइटर्स थे, जो तालिबान के लोग हैं, उनकी 84,000 लोग हैं जो उनकी जाने गई है। जो वुमेन एंड चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा है। लगभग 8,000 से ज़्यादा चिल्ड्रंस की डेथ हुई है और विमेन जो हैं 3,000 से ज़्यादा यहाँ पे उनकी डेथ हुई है। ह्यूमैनिटेरियन कॉस्ट जो है वॉर का वो भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, कैसे? जैसे 2018 की बात करूं तो सिर्फ प्रो गवर्नमेंट फोर्सेस के कारण ही यहाँ पे 3,500 सिविलियंस की जान गई थी। अब आप अपोजिशन की तो बात ही छोड़ दीजिए, तालिबान वगैरह की तो बात ही छोड़ दीजिए, गवर्नमेंट की फोर्सेस के कारण इतने सारे सिविलियंस की जाने गई है यहाँ पे। फाइनेंशियल ड्रेन मैंने आपको बताया, $2 ट्रिलियन से ज़्यादा का यहाँ पे फाइनेंशियल ड्रेन हुआ है सभी को। ठीक है, मेजरली यूएस को। इसके बाद अमेरिका की ये लॉन्गेस्ट वॉर रही है, 20 साल की वॉर रही है और उसका भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। ठीक है, और ये आप मैप देख रहे हो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे तालिबान की अभी भी बहुत बड़ी टेरिटरी तालिबान यहाँ पे कंट्रोल करता है। तो कुल मिला के कोई भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकला है। आगे बात करते हैं। देखो यहाँ पे प्रेसिडेंट जो बाइडन ने अब यहाँ पे बात की है कि हम यहाँ पे ट्रूप्स को वापस लेंगे। इससे पहले ट्रंप ने एक अफगानिस्तान में एक एग्रीमेंट भी साइन किया था तालिबान के साथ। अभी ट्रंप ने जो एग्रीमेंट साइन किया था उसमें क्या कहा गया था, इसके 4 एस्पेक्ट्स थे। ठीक है, 4 एस्पेक्ट्स क्या थे? एक तो वायलेंस था, फॉरेन ट्रूप्स को किस तरह से हटाना है वो था, इंट्रा अफगान पीस टॉक्स थी। ठीक है, और यहाँ पे अफगान सॉइल पे किस तरह से टेररिज्म को हमको रोकना है इसकी बात की गई थी। तालिबान ने ये प्रॉमिस किया कि हाँ चलो ठीक है, हम वायलेंस को रोकेंगे, हम इंट्रा अफगान पीस टॉक्स में भी तुम्हारा साथ देंगे, लेकिन हम यहाँ पे जो फॉरेन टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनके साथ भी अपना कनेक्शन जो है वो तोड़ देंगे, लेकिन यहाँ पे आपको अपने ट्रूप्स को हटाना पड़ेगा, ये कहा उन्होंने। और उन्होंने ये भी कहा कि आप गवर्नमेंट से बात कीजिए कि वो हमारे साथ मीडिएट करें। ठीक है, तालिबान ने ये भी कहा कि आप जो यूएस है उसे प्रेशराइज करना पड़ेगा गवर्नमेंट को कि वो जो तालिबानी प्रिजनर्स हैं जो गवर्नमेंट के पास हैं उन्हें छोड़े। ठीक है, अब ऐसा हुआ है, लेकिन तालिबान एग्रीमेंट के बाद यूएस ने बोला कि तालिबान की जो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट है उसे मीडिएट करना चाहिए तालिबान के साथ, लेकिन ये फ्रोजन है। ठीक है, ये कोई एग्रीमेंट नहीं हो रहा है इनके बीच में, गवर्नमेंट और तालिबान के बीच में। इनके बीच में हॉस्टिलिटीज ही देखने को मिल रही हैं। इनफैक्ट जब से यूएस ट्रूप्स वापस ले जाने की बात हो रही है तब से जर्नलिस्ट और जो सिविलियन हैं उनके ऊपर अटैक बढ़ गए हैं, एक्टिविस्ट के ऊपर अटैक बढ़ गए हैं। तो इसका कारण बताया जा रहा है कि तालिबान के ही ये सारे काम हो रहे हैं, और इसमें सबसे बड़ा हाथ है पाकिस्तान का। ठीक है, तो पाकिस्तान वापस से अब फोकस में आ गया है। अब पाकिस्तान क्या चाहता है यहाँ पे? देखो, पाकिस्तान डबल गेम खेल रहा है। एक तरफ उसने यूएस को कहा कि हाँ हम तुम्हारा साथ देंगे, ठीक है, जब यूएस ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक किया था। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने उनको सेफ हेवन्स दे के बैठा है जो टेररिस्ट हैं उनको। ठीक है, अब देखो पाकिस्तान क्या चाहता है। पाकिस्तान एक सबसे पहली चीज तो चाहता है कि इंडिया का जो स्ट्रेटेजिक पेनिट्रेशन है अफगानिस्तान में वो कम हो, यानी कि इंडिया की जो रीच है अफगानिस्तान में वो कम हो। अब इंडिया जो है उसकी वहाँ की गवर्नमेंट से बनती है, अफगानिस्तान गवर्नमेंट से। ठीक है, अब पाकिस्तान चाहता है कि अगर अफगानिस्तान गवर्नमेंट का ही यहाँ पे बोलबाला रहा तो फिर तो इंडिया की जो स्ट्रेटेजिक पेनिट्रेशन है अफगानिस्तान में वो बढ़ती जाएगी। तो पाकिस्तान सपोर्ट करता है यहाँ पे टेररिज्म को, तालिबान को। ठीक है, पर पाकिस्तान को ये भी डाउट है कि अगर तालिबान का जो कंट्रोल है वो अफगानिस्तान में बढ़ता रहा तो बहुत सारे माइग्रेंट्स, रिफ्यूजीज जो हैं वो पाकिस्तान में भाग के आएंगे, और पाकिस्तान की इकोनॉमिक हालत तो अब हम सभी जानते हैं, ठीक है, बहुत खस्ता हालत है। तो यहाँ पे अगर माइग्रेंट रिफ्यूजीज आ गए तो पाकिस्तान की हालत और ख़राब हो जाएगी। और इसके अलावा एक चीज़ और, एक एंगल ये भी है कि पाकिस्तान ये भी देख रहा है कि अगर तालिबान का कंट्रोल बढ़ जाता है अफगानिस्तान में तो पाकिस्तान की जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी स्ट्रांग हो जाएंगी और पाकिस्तान का नाम और ज़्यादा खराब हो जाएगा इंटरनेशनल लेवल पे। ठीक है, तो यहाँ पे पाकिस्तान एक अच्छी पोजीशन लेना चाह रहा है कि मैं ही हूँ जो आपकी पीस प्रोसेस को आगे बढ़ा सकता हूँ, ऐसा कहना चाह रहा है पाकिस्तान यूएस को। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो 3 क्रूशियल रीजन हैं जहाँ पे इंडिया का बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। देखो, तालिबान के साथ डील करने के लिए जो इंडिया के इंटरेस्ट हैं वो क्या क्या है। पहला तो ये कि इंडिया की बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है अफगानिस्तान में। ठीक है, जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो वहाँ पे हम चाबहार प्रोजेक्ट बना रहे हैं वो हम अफगानिस्तान से लिंक करने वाले हैं। वहाँ पे हमने
देलाराम जरांज, ये भी रोड बनाया, हाईवे बनाया, तो ये भी हमारी इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे। इसके अलावा हम चाहते हैं कि दूसरा पाकिस्तान ना बने, अफगानिस्तान, तो इसके लिए हम चाहते हैं कि हम तालिबान से मीडिएट करके वहाँ पे पीस इस्टेब्लिश करवा दें, ठीक है। और इसके अलावा एक चीज़ ये कि जो एंटी इंडिया टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, हम चाहते हैं कि उनको पाकिस्तान से सपोर्ट ना मिले। इसके लिए हम चाहते हैं कि हम तालिबान से ही मीडिएट कर लें भले, पर हमारे यहाँ जो नेबरहुड है वो पीसफुल रहे, ठीक है। अब अफगानिस्तान गवर्नमेंट क्या कर रही है, तो अफगानिस्तान गवर्नमेंट का ये कहना है कि यूएस हमें बीच मझधार में छोड़ के जा रहा है, ठीक है। यूएस को यहाँ पे बात को एंड करके कंक्लूड करके जाना चाहिए था, लेकिन यूएस बीच में जा रहा है, जिसके कारण तालिबान का पास कंट्रोल ज़्यादा आ गया है। अब देखो वर्ल्ड सिनेरियो पे देखें, ग्लोबल लेवल पे देखें, तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक कि तालिबान और गवर्नमेंट के बीच में कुछ ना कुछ मीडिएशन हो जाए, ठीक है, और कुछ कुछ पावर शेयरिंग हो जाए। दूसरा कि तालिबान जो है वो पूरी पावर हथिया ले। और तीसरा सिविल वॉर हो जाए जो गवर्नमेंट के फेवर में रहेगी, ठीक है। तो जो वर्ल्ड है उसे इन तीनों जो सिनेरियोज हैं उनके लिए तैयार रहना चाहिए, ये कहना है इसमें आर्टिकल का, ठीक है। तो ये हमने पूरा जो इशू है उसको डिटेल में डिस्कस किया। बात करते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा आज का आर्टिकल है पाइपलाइन रप्चर कॉजेस फायर इन गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक आग लग गई है, और ये क्यों लग गई है, अंडरग्राउंड एक जो अंडर सी पाइपलाइन थी उसके कारण उसमें एक रप्चर हो गया, जिसके कारण गल्फ ऑफ मैक्सिको में आग लग गई, ठीक है। तो अंडर सी गैस पाइपलाइन थी जिसमें जो गल्फ ऑफ मैक्सिको से निकल रही थी, और यहाँ पे सरफेस पे ये आ गई, ये जो गैस पाइपलाइन है, क्योंकि यहाँ पे रप्चर हो गया तो गैस सरफेस तक आ गई और उसके कारण पूरी आग लग गई है, ठीक है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन फिर से क्रिएट होता है, डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट का, ठीक है। इस केस स्टडी को आप यूज कर सकते हो अपने आंसर्स में, कि हम एक तरफ डेवलपमेंट कर रहे हैं लेकिन हम एनवायरमेंट का तो कुछ सोच ही नहीं रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये अंडर सी जो गैस पाइपलाइन है ये सेफ हैं, और सेफ हैं तो किस तरह से हमें इनको और सेफ बनाना चाहिए, इसकी बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। गल्फ ऑफ मैक्सिको की बात करें तो देखो ये है यूएसए, ठीक है, नॉर्दर्न अमेरिकन कॉन्टिनेंट, और ये है गल्फ ऑफ मैक्सिको। तो इसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। इसके पास में है कैरिबियन सी, इसके यहाँ पे है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और ये है सरगासो सी, ठीक है, सरगासो सी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये भी चीज़ यहाँ पे देखने की है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको एक डेड सी जोन्स के लिए फेमस है। तो ये डेड सी जोन्स क्या है, इसको हम डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इसको आई ऑफ फायर भी कह रहे हैं, क्योंकि अगर आपने इसके वीडियोस देखे होंगे ट्विटर वगैरह पे ट्रेंड कर रहे हैं, तो आई ऑफ फायर जैसी इसकी दिख रही है वीडियो, ठीक है, कि एक ओशन है और ओशन में एक ऐसा सेंटर में आग लग रही है, तो आई ऑफ फायर भी कहा जा रहा है इसको। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनवायरमेंटल कंसर्न। ओके, आगे बात करते हैं। ये है हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मलेरिया से रिलेटेड। तो चाइना गोज मलेरिया फ्री विथ मल्टी प्रोंग्ड हेल्थ स्ट्रेटजी। तो डब्ल्यूएचओ ने ये घोषित किया है कि अब चाइना जो है वो मलेरिया फ्री हो गया है। तो मलेरिया क्या है, पहले इसकी बात करते हैं। देखो मलेरिया जो है ये एक मॉस्कीटो बॉर्न ब्लड डिसीज है, ठीक है, मॉस्कीटो बॉर्न है, ब्लड डिसीज है, और पैरासाइट से होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट से ये होता है। ये जो पैरासाइट है किससे फैलता है, ये फैलता है फीमेल एनोफेलिस मॉस्कीटो से। तो ये इस मॉस्कीटो की बाइट से ये फैलता है। और ये कैसे होता है, देखो जब भी ये जो पैरासाइट है जब ये बॉडी में आता है, एंटर करता है, तो ये सबसे पहले लीवर में स्टार्ट होता है रेप्लिकेट करना, बाद में जाके ये रेड ब्लड कार्पसल्स के ऊपर रेप्लिकेट करता है, अटैक करता है, और यहाँ से ये फिर बॉडी को इम्पैक्ट करना ज़्यादा शुरू करता है। ओके, इसके सिम्टम्स क्या क्या है, फीवर, फ्लू लाइक इलनेस, शेकिंग, चिल्स, हेडेक, मसल एक, टायर्डनेस, ये सब इसके सिम्टम्स हैं। एक वैक्सीन है, ठीक है, तो मतलब ये प्रिवेंटेबल भी है और क्यूरेबल भी है ये डिसीज, ठीक है। तो वैक्सीन कौन सी है, इसको जाना जाता है RTS नाम से या फिर मॉस्क्यूरिक्स नाम से, ठीक है। तो याद रखना वैक्सीन है इसकी। E2025 इनिशिएटिव क्या है, देखो WHO का इनिशिएटिव है। इससे पहले WHO ने 2017 में एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था जिसको कहा गया था E2020, ठीक है। इसमें ये कहा गया था कि 21 नेशंस 2020 तक अपने यहाँ पे 0 मलेरिया केसेस करने की कोशिश करेंगे। अब E2025 में कहा गया है कि 25 कंट्रीज हैं जो 2025 तक अपने इंडिजीनियस केसेस को 0 करने की कोशिश करेंगी, ठीक है। वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो है 2020 की, जो WHO लाया था, उसमें ये कहा गया कि जो इंडिया है, इंडिया का जो मलेरिया बर्डन है वो कम हो रहा है, ठीक है। इंडिया इकलौती ऐसी कंट्री है जो हाईली एंडेमिक कंट्री है मलेरिया के लिए, लेकिन फिर भी सबसे ज़्यादा डिक्लाइन यहाँ पे लगभग 17% का डिक्लाइन देखने को मिला है मलेरिया बर्डन में। इसके बाद नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। हम यहाँ पे गवर्नमेंट एफर्ट्स की बात करें कि गवर्नमेंट ने, इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या किया मलेरिया को कम करने के लिए। तो एक तो ये नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया है, दूसरा मेरा इंडिया, ये भी एक इनिशिएटिव है, ये ICMR का एक इनिशिएटिव है जो ICMR ने स्टार्ट किया था मलेरिया को एलिमिनेट करने के लिए इंडिया से, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, चाइना ने अब जाके मलेरिया को ख़त्म कर दिया है अपने कंट्री में से। एक चीज़ और बता दूं कि यहाँ पे चाइना जो है
ऐसा कहा जा रहा है WHO के द्वारा कि वेस्ट एशिया में जो चाइना है वो इकलौती पहली ऐसी कंट्री बनाया है जिसने 30 साल के बाद अब जाके मलेरिया को यहाँ पे कर्ब किया है, आफ्टर ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर एटसेट्रा, ठीक है। और ये भी चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मलेरिया जो है मेजरली ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल कंट्रीज में पाया जाता है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है, इतना ही आपको जानने के लिए ज़रूरी है। आगे बात करते हैं नेक्स्ट, आज का लास्ट टॉपिक है ये ग्रेविटेशनल वेव्स, ठीक है। तो यहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव्स से रिलेटेड एक आर्टिकल आया था, छोटा सा है, ठीक है, न्यू सोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल वेव्स डिटेक्टेड। तो साइंटिस्ट जो हैं उन्होंने पहली बार ग्रेविटेशनल वेव्स को कोलिजन के फॉर्म में डिटेक्ट किया है न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल के बीच में। तो ये क्या है, पहले इसको समझते हैं। तो ग्रेविटेशनल वेव्स क्या होती हैं? देखो, आपने पढ़ा होगा ब्लैक होल के बारे में, न्यूट्रॉन स्टार के बारे में। तो जब यूनिवर्स में कोई भी बड़ा ऐसा इवेंट होता है जिसमें ब्लैक होल टकरा रहा है न्यूट्रॉन स्टार से, या ऐसा कोई भी बड़ा डिस्ट्रप्शन होता है, तो उसके कारण जो डिस्टॉर्शन या रिपल्स क्रिएट होते हैं उन्हें ग्रेविटेशनल वेव्स कहा जाता है। तो अगर मान लो ये ब्लैक होल है, ब्लैक होल से कोई भी बॉडी टकराई बड़ी, ठीक है, तो उसके बीच में जो भी इंटरेक्शन होगा उससे रेडिएशंस निकलेंगी, और ये रेडिएशन या रिपल्स जो होती हैं ये ग्रेविटेशनल वेव्स के फॉर्म में निकलती हैं, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल वेव्स इंपॉर्टेंट हो जाती है हमारे लिए। यूनिवर्स के बीच में जो भी फिनोमेना हो रहा है, यूनिवर्स का कोई भी फिनोमेना हो रहा है, यूनिवर्स कैसे उसकी उत्पत्ति हुई, कैसे ओरिजिन हुआ, कैसे ब्लैक होल बन रहा है, ब्लैक होल्स की डिस्कवरी, इन सभी के लिए ग्रेविटेशनल वेव्स जो है हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसमें क्या होता है कि एनर्जी ट्रांसपोर्ट होती है, और ये एनर्जी कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? बिना जो मैटर है उससे इंटरेक्ट किए हुए ये जो एनर्जी है ये ट्रांसपोर्ट होती है। इसको पहली बार प्रिडिक्ट किया गया था, डिस्कवर किया गया था 1916 में अल्बर्ट आइंस्टीन ने, अंडर थ्योरी ऑफ जनरल रिलेटिविटी, ठीक है। और जो स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्सेज हैं ग्रेविटेशनल वेव्स के कौन कौन से हैं? यूनिवर्स में जैसे ब्लैक होल होता है, सुपरनोवा होता है, न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं, बिग बैंग होता है, इन सब के कारण जो भी डिस्ट्रप्शन होता है वो ग्रेविटेशनल वेव्स के फॉर्म में देखा गया है। इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है, लीगो। ये लीगो क्या है? लेजर इंफ्रोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। तो लीगो जो है बेसिकली इंटरनेशनल लेवल पे ग्रेविटेशनल वेव्स के लिए ऑब्जर्वेटरी है। लीगो इंडिया भी एक है, ठीक है, ये इंडिया की एक ब्रांच है, इंडिया में एक ब्रांच है लीगो की, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो जो इसकी मेजर ऑब्जर्वेटरी है ना वो यूएस में है, ठीक है, तो ये याद होना चाहिए। तो हमने साइंस एंड टेक के 2 टॉपिक्स आज डिस्कस किए हैं, ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए, ठीक है। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वाचिंग। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर मत देना भूलिएगा कमेंट सेक्शन में, ओके। सो थैंक यू फॉर टुडे एंड हैव अ वेरी गुड डे।